क्लास का आगाज करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्लास छोड़ी थी इफ एल्स स्टेटमेंट पे, राइट? किसी ने कोई प्रैक्टिस की? किसने की है? एक और चीज़ है कि अब हम, क्योंकि आपकी तादाद भी कम हो गई है, तो हम अब मैं बड़े आराम से गूगल क्लासरूम को मैनेज कर सकता हूँ। पहले ये होता था कि बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे तो मेरा भी दिल नहीं करता। अब आप क्योंकि महदूद है, आपके नंबर जो महदूद हैं, अब तो मैं आपके देख के समझ जाता हूँ कि एक बंदा नहीं है जिसकी मैंने शक्ल कल देखी थी। तो ऐसा करते हैं कि अब हम गूगल क्लासरूम वाला सिस्टम अप करते हैं। यकीनन आप सब गूगल क्लासरूम पे होंगे। कोई ऐसा तो नहीं है जो गूगल क्लासरूम पे ना हो? वालेकुम अस्सलाम। गूगल क्लासरूम जो है, classroom.google.com। तो ये गालिबन आपका बैच है, बैच 2। तो एक बंदा है सिर्फ सैफुर रहमान, उसके अलावा कोई भी नहीं है। इसका कोड है, ये सामने शो हो रहा है ना, तो ये लिख लें। एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा करके रखते हैं। ये कोड है। इस कोड को आप सब लिख लें और इस क्लास में आप ऐड हो जाए। सबने लिख लिया है? ठीक है। भाई ये कोड आप सब अपने पास लिख लें। और आपको बेसिकली गूगल क्लासरूम में ऐड होना है, क्योंकि गूगल क्लासरूम में अब आपके जो असाइनमेंट्स है वगैरह वो ट्रैक होंगे, क्योंकि अब आप जावास्क्रिप्ट वगैरह पे आ चुके हैं और बच्चे भी बहुत कम हैं। ठीक है। यार आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी को कोई इशू तो नहीं है? तो उसने ये निकाल दिया है। चलो, ठीक है। हाँ, चले खैर है, इसको मैनेज कर लेते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जो रह गया हो? सबने लिख लिया है? ठीक है, तो आप इस कोड के थ्रू आप गूगल क्लासरूम में ऐड हो सकते हैं। सही है, classroom.google.com पे आए और आप न्यू क्लासरूम में ज्वाइन करें, फिर आपसे वो ये क्लास कोड मांगेगा। आप उसमें क्लास कोड इंसर्ट करेंगे तो आप इस क्लासरूम में ऐड हो जाएंगे। अब मैं जो भी क्लास वर्क वगैरह है वो मैं यहीं अपलोड भी कर दूंगा। तो ये मैं व्हाट्सएप में भी ये अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे मैं वो फाइल भी अपलोड कर सकता हूँ जो कि जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं। अभी कर लेते हैं। हाँ, वहाँ पे लिख देता है कि ये वाली फाइल है।
ठीक है, तो ये जो आजकल हम क्लासरूम में जो भी हम काम कर रहे हैं वो अब आपका यहाँ पे पोस्ट हो गया है। अब आपको क्लास वर्क में ये दिख जाएगा। जब आप क्लास वर्क में आएंगे तो आपको यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट फाइल के नाम से आपको फाइल्स मिल जाएंगी। आप इनको डाउनलोड करके देख सकते हैं जो भी काम हो रहा है। अब हम इनको अपडेट भी करते रहेंगे। इसके अलावा अब आप क्लासरूम में आते हैं तो टैब दिखता है। आप असाइनमेंट के टैब को क्लिक करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपका कौन सा असाइनमेंट पेंडिंग है जो आपने कंप्लीट करना है। सही है, अभी तक मैंने ये नहीं दिया क्योंकि आपका जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप, आपका इफ एल्स स्टेटमेंट और फंक्शन जब हो जाएगा तब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको थोड़े बहुत असाइनमेंट दिए जाए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपका अच्छे से जावास्क्रिप्ट हो। सही है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं फिलहाल। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है कि हम उसको एक कंडीशन देते हैं। वो कंडीशन बेसिकली क्या होती है, एक बुलियन। सही है, एक बुलियन होती है। वो बुलियन जब ट्रू होगा तो ये वाला कोड चलेगा, और अगर वो बुलियन फॉल्स होगा तो कौन सा वाला कोड चलेगा, ये एल्स वाला। हमने ये भी चीज पढ़ी थी कि सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स होना जरूरी नहीं। जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रूथी वैल्यूज और फॉल्सी वैल्यूज। तो कुछ वैल्यूज फॉल्स होती हैं, कुछ वैल्यूज ट्रू होती हैं। जैसे कि कोई भी स्ट्रिंग है वो क्या है, ट्रू। अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, खाली स्ट्रिंग है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है लेकिन है स्ट्रिंग, तो वो क्या होगी, फॉल्स। इसके अलावा इवन अगर आप एक स्पेस भी देंगे तो वो भी कुछ ना कुछ काउंट होगा क्योंकि उसका पीछे एक एस की कोड है। एस की कोड शायद आपको मैंने बताया था, एक स्पेस बार आप देते हैं ना तो उसका एक एस की कोड होता है, लेकिन जो एम्प्टी स्ट्रिंग है उसका एस की कोड 00000 है। इस वजह से वो उसको क्या कंसिडर करता है, फॉल्स। इसके अलावा उसका एक कीवर्ड था NaN, नॉट ए नंबर। आप वो भी देंगे तो उसको क्या कंसिडर करेगा, फॉल्स। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो फॉल्स कंसिडर करता है और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको वो ट्रू कंसिडर करता है। अब हमें कंडीशन देने के लिए कंडीशन बनाना सीखना होगा। समझ रहे हैं, हमें कंडीशन देने के लिए पहले ये देखना होगा कंडीशन हम बना कैसे सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हम कंडीशन में रख सकते हैं। उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से उनको ये चीज पता होगी, लेकिन जो न्यू है वो ये अभी पढ़ सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक लिस्ट है जिनको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है कि आपको कंपैरिजन कराने के तरीकेकार बताए जाते हैं। अब वो तरीकेकार कौन कौन से हैं, या तो इसके बराबर हो। सबसे पहला कौन सा है, इक्वल टू। और इक्वल टू का क्या मतलब होता है कि कोई चीज अगर किसी चीज के बराबर है। अच्छा, ये दोनों मैंने आपको आई थिंक बताए थे और दोनों का फर्क भी मैंने आपको समझाया था। अगर हम इसको क्विकली एक कंसोल खोल लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इजी चीज कंसोल ही है। तो हमने ये चीज देखी थी कि 1 2 3, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, ट्रू। क्योंकि दोनों क्या है, 1 2 3, और बीच में कितने इक्वल्स टू हैं, 2। तो वो 2 में डेटा टाइप नहीं देखता, वो तो देखता है कि वो चीजें सेम है कि नहीं। और 3 में वो क्या देखता है, डेटा टाइप भी देखता है। तो ये क्या हो गया, फॉर। तो ये आपके पहले दो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। सही है, उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉजिकल ऑपरेटर आता है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉट इक्वल। बहुत सिंपल है, पहले था कि इक्वल, क्या ये इसके बराबर है। अब आप बोल रहे हैं क्या ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी हम इसको देख लेते हैं। हम कहते हैं 1 2 3 नॉट इक्वल टू 1 2 3। तो नीचे क्या आया, फॉल्स। क्यों आया, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। अगेन इसमें एक और यही चीज है, एक और इक्वल्स टू दिया, अभी भी क्या है, फॉल्स। लेकिन अगर मैं इस पर कोटेशन मार्क्स लगा दूं तो वो क्या दे देगा, वो ट्रू क्यों दिया, कि ये दोनों बराबर नहीं है। ये क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि इन दोनों की डेटा टाइप डिफरेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 इक्वल्स टू लगाए। बहुत सिंपल सा लॉजिकल ऑपरेटर है, इसको नॉट ऑपरेटर कहा जाता है। जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं
तो आपको लॉजिकल गेट्स पढ़ाई जाती हैं, और लॉजिकल गेट्स में जो नॉट गेट होती है वो ये होती है कि इक्वल ना हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बहुत सिंपल सा ऑपरेटर है जो गालिबन आप क्लास 1 2 3 4 5 6 तक पढ़ते आए हैं। इसमें आपको टीचर आगे बताती हैं कि बेटा ये मगरमच्छ का मुंह है, जो बड़ा नंबर होता है मगरमच्छ का मुंह उसको खाता है। ठीक है, कुछ ऐसे तरीके से पढ़ाया जाता है जो मुझे याद है। लेकिन ये हमारे लिए क्या है, वही चीज के ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, और वही मगरमच्छ के मुंह वाली एग्जांपल है, ये 5 और ये 2, तो ये ट्रू, क्योंकि 5 बड़ा है 2 से, तो मगरमच्छ लाजमी किसको खाएगा, 5 को, और उसका मुंह भी 5 की तरफ है, तो ट्रू आ गया। अगर इसको पलट देंगे तो मगरमच्छ कह रहा है कि ये मैंने नहीं खाना क्योंकि ये छोटा है, तो उसने क्या बोल दिया, फॉल्स। बहुत सिंपल है। इसके अलावा इसके अपोजिट जो है वो आपका लेस देन हो जाता है। ठीक है, तो लेस देन में भी सेम वही काम है, बस वो डायरेक्शन ऑपोजिट है और कुछ भी नहीं। तो बड़ी जल्दी जल्दी हमारे 4 लॉजिकल ऑपरेटर हो गए। उसके बाद आखिरी सेट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस आखिरी सेट में 2 चीजें मिक्स हैं। कौन कौन सी, एक तो ये इक्वल टू और बाकी ये 2। ठीक है, इसमें आपसे वो क्या कह रहा है, ग्रेटर देन और इसमें क्या कह रहा है, लेस देन और। अब इक्वल टू इसमें शामिल है, इसका क्या मतलब है, मैं कहता हूं 1 इज ग्रेटर देन 1, तो नीचे वो क्या देगा, फॉल्स। लेकिन मुझे ये चीज देखनी है कि नहीं, कंडीशन ट्रू तब हो जब या तो दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर के बराबर हो या उससे बड़ा हो। समझ रहे हैं, तो ये वाली अगर कंडीशन है तो हम इसको क्या कह देते हैं, ट्रू। ये बहुत एक सिंपल सी चीज है कि आप बेसिकली आपको ये चीज देखनी है कि आपके पास जो नंबर आया है, आपको सर्वर से आया है, कहीं से भी आया है, किसी वेरिएबल से आया है, आपको ये चीज देखनी है कि क्या वो नंबर पॉजिटिव है। समझ रहे हैं, आप ये देखना है वो नंबर पॉजिटिव है कि नहीं। तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं कि वो नंबर फॉर एग्जाम्पल -5 है, आप देखेंगे इज लेस देन और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये क्या बोल देगा आपको, फॉल्स। तो इससे आपको पता लग जाएगा ये नंबर क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो आपको क्या मिला, ट्रू। तो हमें क्या पता लग गया, ये नंबर क्या है, पॉजिटिव। लाइन नंबर पढ़ा है कभी, लाइन नंबर ऑफ लाइन, या नहीं, लाइन ऑफ नंबर्स होता है, लाइन ऑफ नंबर्स। उसमें आपको एक लाइन बनाई जाती है, टीचर एक लाइन बनाती है, उसके सेंटर पे 0 लिखती है, फिर आपका राइट हैंड साइड पे +1 +2 +3 +4 चला जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 -3। ठीक है, तो ये वाला काम यही है कि आप 0 आपका मिडिल पॉइंट है। आप बोलते हैं अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव रीजन में, 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव रीजन में। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो 0 क्या है, अगर 0 हो तो क्या हो, आप वो न्यूट्रल है, तो लेकिन नॉर्मली हम उसको किस रीजन में रख लेते हैं, पॉजिटिव। लेकिन इसमें 0 पे वैसे अगर आपको टेक्निकल बताऊं तो मैथमेटिक्स की जबान में वो प्लस माइनस होता है, प्लस और उसके नीचे छोटा माइनस, यानी कि वो दोनों है, वो मिडिल पॉइंट पे इस वजह से। लेकिन प्रोग्रामिंग में आप ज़्यादातर इसको पॉजिटिव रीजन में काउंट करते हैं, क्योंकि आपकी लॉजिक ब्रेक हो जाती है कि वो आपको नेगेटिव नंबर आपको एक्सपेक्ट कर रहा था विद अ माइनस साइन, लेकिन उसको 0 मिलता है विदाउट माइनस साइन। तो हम नॉर्मली जब लॉजिक बना रहे होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स की, तो उसमें हम लोग ये वाली कंडीशन यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स का पता चल गया है। इसके अलावा एक और लॉजिकल ऑपरेटर है, अब जो प्रोग्रामिंग की नॉलेज रखते हैं उनको ये बात पता होगी कि और गेट क्या होता है। हाँ, लॉजिकल कह रहे हैं, लॉजिकल गेट्स का नाम है ना टोटल, हम उसको लॉजिकल ऑपरेटर सिंपल बना रहे हैं, जो बच्चे बेचारे न्यू है
ना करें, वर्ड ना चेंज करें। तो लॉजिकल ऑपरेटर एक ये भी है, ये निकलता है लॉजिकल गेट से, ठीक है। एक इसमें दो बड़े पॉपुलर हैं, एक और गेट और एक एंड गेट। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन अभी हमारी जो प्रोग्रामिंग में जिसकी नीड है वो कौन से हैं, एक और ऑपरेटर और एक एंड ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर बड़े इंटरेस्टिंग ऑपरेटर्स हैं जो आपकी जिंदगी में यूज होते हैं जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे दोनों इस्तेमाल हुए हैं। अब जावा स्क्रिप्ट में इनको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, पाइथन में लिखने का अलग है। जितने भी अभी तक आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े वो पाइथन और जावा स्क्रिप्ट में सेम है, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, और ये आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे वैसे ही यूज होते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं और एंड की, तो पाइथन में थोड़ा डिफरेंट है लिखने का तरीका, और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। पाइथन में क्या है जो आप अंग्रेजी जबान में लिखते हैं, अगर आपको और गेट चाहिए पाइथन में तो आप लिखते हैं ओ आर, और अगर एंड चाहिए तो ए एंड डी, बिल्कुल सिंपल। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में इसका थोड़ा लॉजिक डिफरेंट है। उसमें हम क्या लिखते हैं, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये और है, इसको हम कहते हैं डबल पाइप, कहते हैं डबल पाइप। जो डबल पाइप होता है इसको हम बेसिकली और गेट कहते हैं। और गेट में अगर आप, ठीक है, अरे ट्रुथ टेबल किसी को पता है, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल एक टेबल होता है जिसके अंदर सारी कंडीशंस जो हैं वो हम टेस्ट करके लिखते हैं। तो हम बताते हैं कि कब क्या होगा इस ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। अब ये क्या, उससे क्या मुराद है, अब देखिए और गेट कहता क्या है, और कहता है कि दोनों कंडीशंस में से, मतलब मेरे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में से कोई भी एक चीज पॉजिटिव होगी तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ ट्रू। पॉजिटिव से मतलब मेरा ट्रू ही है, ठीक है। और अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स है लेकिन दूसरी ट्रू है तो भी आपके पास जवाब क्या आएगा, ट्रू। अगर दोनों ट्रू है तो भी आपके पास जवाब क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स सिर्फ उस वक्त आ सकता है जब दोनों साइड फॉल्स। अब बिल्कुल इसका ऑपोजिट एंड गेट है। एंड गेट कहता है कि अगर दोनों तरफ में से कोई एक भी फॉल्स हुआ तो आपको वो क्या जवाब देगा, फॉल्स। अगर दोनों में से दोनों जब ट्रू हैं सिर्फ वो आपको तब क्या आंसर देगा, ट्रू। तो यानी कि एंड गेट में दोनों का ट्रू होना लाजमी है, और गेट में किसी एक का ट्रू होना लाजमी है। अब ये यूज कैसे होती है, जब आपको मल्टीपल कंडीशंस टेस्ट करनी हो। अभी तक जो आप कंडीशंस पढ़ रहे थे वो सिंगल कंडीशंस थी कि क्या टू टू के बराबर है, क्या वन वन के बराबर है। लेकिन क्या आपको तब क्या होगा जब आपको मल्टीपल कंडीशंस यूज करनी है, ठीक है। जैसे हमने एक चीज देखी थी कि हमने सिंपल कहा था, तो आपको नीचे क्या मिला, ट्रू। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, इसके साथ साथ मुझे एक और कंडीशन चूज करनी है, तो नीचे क्या आ दिया उसने, ट्रू। अब आप क्या कर रहे हैं, आप दो कंडीशन को टेस्ट कर रहे हैं एक साथ, सही है। ये आप लॉजिक बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी सिर्फ तब आप क्या दोगे, ट्रू। यानी कि इफ स्टेटमेंट तब चलेगी। अगर दोनों में से कोई एक भी पॉजिटिव नेगेटिव हो गई, मतलब कि इसमें मैंने एक इधर कर दिया तो नीचे क्या आ गया, फॉल्स। तो ये आपके लॉजिकल गेट्स हैं। अब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाती हैं। इनमें ये भी हो जाता है कि नॉर्मली लोग आपको, जब आप इसके ट्यूटोरियल देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर ऐसा लिखा हुआ होता है, ऐसे समझाया जाता है, ठीक है। लेकिन आप याद रखें कि जब ऐसा लिखा हुआ है तो उनके कहने का मतलब है कि ट्रू की जगह क्या है, कोई कंडीशन। जब वो कंडीशन चली तो उसका जवाब क्या आया, ट्रू। और फॉल्स जो लिखा है वो सिर्फ फॉल्स आप लिखते नहीं है, उसकी जगह कोई कंडीशन होती है जो चलती है और आपके पास जवाब क्या आता है, फॉल्स। इसके साथ साथ हम इसमें एडिशन भी करते हैं। हम ये भी कर लेते हैं कि ये इसके साथ ये भी आ जाता है, सही है। और आप यहाँ पे लिखते हैं ट्रू। अब ये किसी को समझ आ रहा है ये क्या हुआ है, ठीक है। अब आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखें, ठीक है। आप इसको मैथमेटिक्स की कन्वेंशन में देखें। मैथमेटिक्स की क्या कन्वेंशन होती है
कि आप लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करते हैं। हाँ, एक बॉडमास का रूल आ जाता है अगर बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स एक साथ आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सिंपल कहाँ से चलें, लेफ्ट हैंड साइड से। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें और इसको भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, सही है। आप बस देखें इन दोनों को, ये आपका पहला लॉजिकल ऑपरेटर है और आप देख रहे हैं कि आपको और का फंक्शन पता है। आपको जानते हैं कि इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो और का जवाब क्या आएगा, ट्रू। तो आप इसको रीराइट करें, यहाँ पे क्या आया, ट्रू, और उस तरफ क्या था, तो आप उसको ऐसे सॉल्व करें तो आपके पास जवाब क्या आया, ट्रू। इसी तरीके से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि जब आपके ये कंडीशंस बढ़ने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये आपको तब आपके काम आएगा जब आप खुद कंडीशंस बना रहे हो, सही है। आपको जब क्लाइंट कोई कंडीशन बोलेगा और आपको वो कंडीशन टेस्ट करनी है, तब आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी। एक सिंपल सी एग्जांपल दे देते हैं कि आपको डेटाबेस से डेटा उठाना है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जिसका उन लोगों का डेटा लेकर आओ जिनका जेंडर मेल हो और जिनकी एज जो है 18 और 35 के बीच में। कंडीशन समझ आ रही है। अब ये एंड की कंडीशन है, यानी कि वो मेल भी होना चाहिए, उसके साथ साथ उसकी एज इस ब्रैकेट के बीच में भी होनी चाहिए। तो मेल और एज के बीच में क्या आएगा, एंड, सही है। और यहां पर एक पूरी कंडीशन का सेट बनेगा कि एज वाली इससे ग्रेटर हो और इससे लेस देन हो, उसके बीच में फिर एक ऑपरेटर लगेगा। तो इस तरह की आप कंडीशन सोचें और उससे आप खुद टेस्ट करने की कोशिश करें। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है कि आप ट्रू लिखें, बल्कि आप फॉल्स लिखें, एंड लिखें, आप ट्रू लिखें, और लिखें, और आप ट्रू लिखें। क्या मुझे पता है जवाब क्या आएगा, क्या चलो आप ट्रू आएगा, क्या कर लेते हैं, नीचे क्या जवाब आया, ट्रू। क्योंकि आप लोगों ने पहले क्या किया, आप लोगों ने पहले इसको सॉल्व किया और इसका जवाब क्या आया, फॉल्स, क्योंकि बीच में क्या है, एंड ऑपरेटर है। तो आप लोगों ने इनको सॉल्व किया तो बीच में आया फॉल्स, फिर आपने और गेट लगाया तो दोनों तरफ ट्रू आ गया, तो लाजमी सी बात है और गेट ट्रू, तो आपका फाइनल आंसर ट्रू। इसी तरीके से आप ये कंडीशन टेस्ट करेंगे। अब जैसे कि मैं कह रहा था कि एक वेरिएबल है, आप कहते हैं पर्सन डॉट जेंडर इज इक्वल्स टू मेल, पहली कंडीशन, ठीक है। उसके बाद एंड, ठीक है, पर्सन डॉट एज शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 18, ठीक है, एंड person dot age should be less than and equals to 35। तो आप देख रहे हैं इसमें 3 कंडीशन यूज हो रही हैं और ये आपको सिर्फ वो लोग उठा के लाएगा जो मुझे चाहिए। अब इनमें से जो आपका जवाब आएगा वो सिर्फ वो लोग आएंगे जो मेल होंगे और जिनकी एज 18 और 35 के बीच में होगी। हाँ, ये पता नहीं कि पर्सनल बाहर क्यों लिख दे रहे हैं। ये आपकी इस तरह से कंडीशंस बनती हैं जिसमें आपको एंड और ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई कहता है कि ये मेल और फीमेल और हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो बंदा आपको ले आता है, या फिर वो वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो भी आप वो बंदा ले आओ, या तो वो मेल हो या उसकी एज 18 और 35 के बीच में हो। अब ये वाली कंडीशन ये कह रही है, समझ रहे? अरे ये क्या चीज है, ये जो मैंने लिखा है क्या चीज है, ये परसेंट और जेंडर क्या बता रहा है आप इसको, क्या ये ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हैं? एक पर्सन का ऑब्जेक्ट है, उस पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर एक जेंडर है और एक क्या है, एज।
तो ये आपको टिपिकल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जैसा काम होता है। और मैंने ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल क्यों दी, क्योंकि अगर आपके पास सर्वर से डेटा आता है तो वो किस फॉर्मेट में आता है, जेसन या ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। जेसन बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का ही दूसरा नाम है, उसको हम एक पॉपुलरली क्या कहते हैं, जेसन। और जेसन का फुल फॉर्म अगर आपको याद हो तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो ये वाली कंडीशंस ऐसे आप बनाएं, इसको टेस्ट करें। ठीक है, ये और है ये, हाँ बेसिकली अभी ये कंडीशन कुछ ऐसे कह रही है कि या तो ये ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो। पहले इधर एंड था, अब ये कंडीशन कह रही है कि ये वाली साइड और वो वाली साइड लाजमी इक्वल, वो ट्रू होनी चाहिए, तभी आपके पास वो जवाब आएगा। अगर आप उसको आसान उर्दू में कहें कि ये सिर्फ मुझे वो लोग लाकर देगा जो मेल होंगे और 18 और 35 के बीच में उम्र रखते होंगे। क्या मेल फीमेल? तो फिर तो दो ही नहीं ना, तो मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे, तीसरी बंदा होता हुआ। अच्छा, इनका एक सवाल है, अच्छा सवाल है। ये कह रहे हैं कि अगर इस कंडीशन में और हो जाएगा तो क्या फर्क आएगा? फर्क आएगा। वहां पे आप उसको स्ट्रिक्टली कमांड दे रहे थे कि आपकी एज कहाँ पे होनी चाहिए, 18 और 35 के बीच में। जब आप यहाँ और लगा देंगे ना, पता है क्या होगा, अगर उस बंदे की उम्र जो है वो 70 साल भी होगी ना, वो भी कंडीशन ट्रू कर देगा। क्यों? क्योंकि पहला वाला क्या कह रहा है, पर्सन डॉट एज शुड बी इक्वल्स टू 18, तो 70 साल वाला भी उठा के ले आएगा। क्या? हाँ, ये बेसिकली कुछ ऐसा है कि अगर आप और इधर लगाते हैं ना, तो और का क्या मतलब है, या तो ये ट्रू होनी चाहिए या ये ट्रू होनी चाहिए। बेसिकली अब इस कंडीशन का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि 18 साल से ऊपर वाले पे भी ट्रू हो जाएगी और 35 वाले से छोटे वाले पे भी ट्रू हो जाएगी। मतलब वो 9 साल का बच्चा है तो भी ये कंडीशन ट्रू देगा, अगर वो 70 साल का बंदा है तो भी ये कंडीशन ट्रू देगा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि वो स्ट्रिक्टली 18 साल का हो, क्योंकि वहां पे क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 साल का हो या 18 साल से बड़ा हो, 35 साल का हो या 35 साल से छोटा। ये कंडीशन बिल्डिंग है, और ये आपको बहुत बनानी पड़ेंगी, और अच्छी खासी लंबी लंबी कंडीशंस भी बनती हैं जब आपका काम स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है। हाँ, लेकिन ये बात मैंने तभी कही थी जब मैं ऑब्जेक्ट पढ़ा रहा था कि जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आप बात भूल जाएंगे। तो आज आप बहुत जल्दी भूल गए। मुझे एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मुझे इसका मॉडल चाहिए, कैसे निकाल के दोगे? क्या? कार डॉट मॉडल। यहाँ पे सेम चीज हो रही है, एक पर्सन का ऑब्जेक्ट है, मैं उसका जेंडर उठा के ला रहा हूँ। एक पर्सन का ऑब्जेक्ट है, मैं उसकी एज उठा के ला रहा हूँ। उसका ऑब्जेक्ट आप पहले प्रिंट करा के चेक कर लेते हो, वरना आपको स्वेगर एपीआई से पता लग जाता है। हाँ, उसका जेंडर निकाल रहे हैं हम। ये बेसिकली वही तरीका है जो मैंने आपको जेसन फॉर्मेटर बताया था, याद है? जेसन फॉर्मेटर एक बताया था, वो मैंने जेसन फॉर्मेटर इसीलिए बताया था कि जब आपको सर्वर से डेटा आता है तो आपको समझ में नहीं आती कि कोई आईडी कैसे निकाली जाए। जब आप उसको जेसन फॉर्मेटर में इंसर्ट करते हैं, सारी चीज़ों को बंद करते हैं, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप ओपन करते जाते हैं। आपने पहला ऑब्जेक्ट ओपन किया, आपने लिखा कार्ड, सही है, उसके बाद आपने फर्ज करें फीचर्स का क्या हो, हाँ, आपने फ्रेंड्स का एरे ओपन किया। जब आपने फ्रेंड्स का एरे ओपन किया तो आपने लिखा कार डॉट फ्रेंड्स, सही है। अब आपको पता है कि फ्रेंड्स क्या है, एरे। हमने आई थिंक एक्टिविटी की थी कि फिर एरे में हम लोग, फिर मुझे पहला वाला स्टेटमेंट चाहिए तो 0, ठीक है। फिर पहला वाला मैं उसको ओपन करूंगा, पहला वाला होगा ऑब्जेक्ट, फिर उसमें डॉट करके जवाब आएगा। फिर अगर एरे है तो अगेन स्क्वायर ब्रैकेट और उसके एलिमेंट की इंडेक्स। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट का होगा, इस पर प्रैक्टिस करें वरना अगेन भूल जाएंगे। तो अभी आप लोगों ने क्या कर लिया,
लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने पढ़े, आपने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी। आपको इफ एल्स स्टेटमेंट बनाने के लिए यही दो चीजें चाहिए। एक तो आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का पता होना चाहिए कि वो कैसे लिखी जाती है, और दूसरा आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए। अगर आपको कंडीशन बनानी नहीं आती तो आप इफ एल्स में कंडीशन लगाओगे क्या? ठीक है, लेकिन आप इफ एल्स स्टेटमेंट को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि आपको जो मैंने एक असाइनमेंट दिया था सिंपली ना, तो उसमें मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था एक फंक्शन बनाए कैलकुलेटर का। ठीक है, अरे यार फंक्शन, आपने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेटर। अच्छा, अगर आप पाइथन में फंक्शन बनाते हैं तो ये लिखते हैं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, TEF। जब आप कहीं पे TEF लिखा हुआ देखें तो ये क्या है? पाइथन का फंक्शन है। और अगर आप उसको फंक्शन लिखा हुआ देखें तो वो क्या है? तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। बस ये छोटा सा फर्क, बाकी सारी चीजें सेम है। सही है, तो num1 num2 और यहाँ पे ऑपरेटर। अब आपकी ओपन हुई क्या? फंक्शन बॉडी। अब आप चेक करते हैं कि इफ, अच्छा पाइथन में आप जब इफ स्टेटमेंट लगा रहे होते हैं ना तो आप ये नहीं लगाते, वो डायरेक्टली आप कंडीशन लिखना शुरू कर सकते हैं। इफ आप इफ लिखेंगे तो आप ऑपरेटर को, मैं कहता हूं अगर ऑपरेटर जो है बराबर है किसके? प्लस के। ठीक है, तो ये वाला कोड चलाओ। अगर बराबर है माइनस के। अब ये वाली चीज आप लोगों ने नहीं पढ़ी। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोगों ने नहीं पढ़ी थी, जिसको मैंने कहा था कि आप थोड़ा खुद से सर्च करें और आपको ये चीज पता लग जाएगी। तो अभी मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि वो पहले क्या आएगा इस वाले इफ में, ये कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन फेल होती है तो कहाँ जाएगा वो? नीचे। अब नीचे में मुझे एल्स नहीं चाहिए, क्योंकि एल्स में आप कंडीशन नहीं दे सकते। समझ रहे? एल्स में आप कंडीशन नहीं दे सकते, लेकिन मैं अभी कंडीशन देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास मल्टीपल कंडीशन, एक से ज्यादा कंडीशन है जो मुझे चेक करानी है। तो मैंने पहले कौन सी चेक कराई? प्लस। उसके बाद मैंने कौन सी चेक कराई? माइनस। तो अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो आपका उसका तरीका क्या है कि आप एल्स लिखेंगे और उसके बाद आप क्या लिख देंगे? ठीक है, तो वो पहले क्या चलाएगा? ये, और फिर क्या चलाएगा? ये। कुछ बच्चे जो हैं वो एक मिस्टेक क्या करते हैं, वो करते हैं कि भाई वो ये कर देते हैं कि पहले भी है नीचे भी है। इससे पता है ये अच्छा, कुछ केसेस में ये बहुत अच्छा काम करता है। आप देखोगे बोलोगे यार ये चल तो सही रहा है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। इवन अगर आप ये प्लस माइनस वाला काम इससे करोगे ना बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन पता है ये फंसता कहाँ पर है? जब एक ही चीज पे दो कंडीशंस पास हो जाए, अब वो किस किस को चलाएगा? वो दोनों को चला देता है। समझ रहे हैं? आप फर्ज करें कि एक बंदा है, तो कोई और कंडीशन थी उसमें, उस आपको वो कह रहा है कि या तो वो आपको कुछ भेज रहा है ना, ठीक है, और यहाँ पे आप बस चेक करा रहे हो एक कंडीशन में कि अगर कुछ भी आ जाए तो ये वाला चला दो। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या चला रहे हो कि एक नाम। अब अगर आपने एल सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपने एल सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा? ये दोनों इफ स्टेटमेंट चल जाएंगे। अगर आपने एल सिर्फ इस्तेमाल किया है तो होगा ये कि वो पहले इस पे चेक करेगा, अगर ये चल गई तो उसको ब्रेक कर देगा। मतलब पहली वाली इफ कंडीशन चली, वो नीचे नहीं जाएगा। समझ रहे? अगर ये नहीं चली तो नीचे आएगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था? इस केस में वो दोनों चलाएगा, क्योंकि ऊपर वाली इफ स्टेटमेंट दूसरी है और नीचे वाली इफ स्टेटमेंट दूसरी है। स्विच पढ़ेंगे, लेकिन मैं ज्यादातर ये यूज कर लेता हूँ। इफ बहुत ईजी है, बहुत रिलायबल है, आप सिंपली कंफ्यूज ना हो। वैसे अभी भाई ने एक चीज वो पॉइंट आउट की
कि ये वाला जो काम है एल्स इफ वाला, ये हम लोग स्विच केस के थ्रू भी कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक और टूल होता है जिसको हम कहते हैं स्विच केस। उसमें एग्जैक्टली यही काम हो रहा होता है कि आप उसमें चेक करा रहे होते हैं, अगर ये आ जाए तो ये चला दो, ये आ जाए तो ये चला दो। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप एक चीज़ पे थोड़ा अपना फोकस जो है एक चीज़ पे रखें, क्योंकि आप सेम काम किससे करा सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट से। आप इसको मास्टर कर लें, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हम दोबारा से अपने उस पर वापस जाते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा प्लस, और यहाँ पे हमारे पास आ गया क्या, माइनस। इसी तरीके से हमारे पास डिवाइड मल्टीप्लाई भी आ जाएगा। ठीक है, अब फाइनली हमारे पास क्या आएगा, इसको देख के किसी को चक्कर तो नहीं आ रहा है, सबको समझ आ रहा है। सिंपल सी, बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम पहले प्लस का फंक्शन बनाते हैं, मतलब सॉरी फंक्शन बॉडी बनाते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ रिटर्न num1 प्लस num2, और हम लोग इसको कॉपी करते हैं। हम इधर आते हैं और हमें क्या करना चाहिए, माइनस। हम फिर डिवीजन पे आते हैं, और डिवीजन में आपका क्या होना चाहिए, डिवीजन। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अभी वो नहीं करते क्योंकि आप फंस जाओगे। हाँ, रिमाइंडर, रिमाइंडर का एक वो एक थ्योरम लगेगा कि इन्फिनिटी ना आ जाए, वरना एरर आ जाए। तो मल्टीप्लिकेशन सही है। तो हमने ये चार चीज़ें बना ली, बहुत सिंपल सा काम है। अच्छा, एल्स स्टेटमेंट में क्या हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है console.log प्लीज इंसर्ट अ करेक्ट ऑपरेटर। ठीक है, हम उसको बताएंगे कि भाई आपने एक गलत ऑपरेटर इंसर्ट किया है जिसकी वजह से आपका फंक्शन नहीं चल पाया। बहुत सिंपल। अब सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हमारा बस इतनी सी कहानी थी, आपका कैलकुलेटर फंक्शन रेडी है। क्या, हाँ, अगर सारी कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो बिल्कुल एल्स लाजमी चलता है। अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो एल्स चल जाता है, एल्स का यही काम। सही है, तो अब आप ये कर सकते हैं कि हम लोग इस कोड को चला सकते हैं, और आपको पता है कैसे चलेगा, इसकी मैं HTML चलाऊंगा तो ऑटोमेटिक चल जाएगा। तो आप कंसोल में आते हैं, अब ये लाइन पे ब्रेक हुआ, एरर क्या दे रहा है, अच्छा एक छोटा सा सवाल है, ये लाइन नंबर कौन से पे ब्रेक हुआ है, 106। तो जो मैंने कैलकुलेटर फंक्शन बनाया है क्या वो चलेगा, क्योंकि लाइन नंबर 106 पे एरर है ना, मेरे कैलकुलेटर में तो एरर नहीं है। किसी का उसके बाद किसी का जवाब है, नहीं नहीं, तो आप पहले सोचे ना, प्रोग्रामिंग में यही तो होता है कि आप पहले खुद सोचते हैं कि ये कोड चल के क्या जवाब देगा। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो आप बेसिकली कंप्यूटर की तरह सोचने लगते हैं, तभी तो आप अच्छे एक डेवलपर बन पाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर लाइन पे ब्रेक हुआ है 106, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा कैलकुलेटर चलेगा या नहीं, बहुत सिंपल। नहीं चलेगा, वजह, वजह वजह वजह, आगे रीड नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कैलकुलेटर, वो नीचे क्या दे रहा है, क्यों चला, क्योंकि वो फंक्शन है, वो फंक्शन सबसे पहले रीड करता है, चलाता बाद में मेरे भाई। आपकी लॉजिक बिल्कुल सही थी कि लाइन नंबर 106 पे ब्रेक आया तो वो आगे नहीं पड़ेगा।
ये लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन आप एक और लॉजिक भूल गए कि वो फंक्शन पहले रीड करता है, तो वो फंक्शन तो रीड कर चुका होता है ना। पता है आपकी आवाज ऐसे आ रही है जैसे आप बहुत दूर बैठे हो। हाँ जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस, हाँ वो भी इसी में होता है, लेकिन एसिंक्रोनस थोड़ा डिफरेंट है। जब एसिंक्रोनस इनको पढ़ाएंगे तो अभी ये लोग परेशान हो जाएंगे। नहीं, एसिंक्रोनस बेसिकली हाँ जो इसका एग्जीक्यूशन स्टाइल है वो एसिंक्रोनस है फॉर फंक्शंस ओनली। जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शंस पढ़ने का ये हाँ वो एक एसिंक्रोनस फंक्शन को इमिटेट करता है इसी के अंदर। अच्छा, अब मैंने जब वो लाइन नंबर 106 से एरर हटाया तो आप देख रहे हैं लाइन नंबर 107 चली, लाइन नंबर 122 चली और लाइन नंबर 123 भी चली। पहले ये नहीं चली थी, क्यों? क्योंकि वो लाइन नंबर 106 पे ब्रेक कर गया। तो ये तो आपको क्लियर है। अब हम अपना कैलकुलेटर चलाते हैं। कैलकुलेटर मैंने लिखा कैलकुलेटर, अब वो क्या चीजें मांगता है? नंबर 1, नंबर 2 और ऑपरेटर। तो मैं इसको देता हूँ 5, स्ट्रिंग लिटरल प्लस। तो नीचे क्या जवाब आया? 10। अब सेम, लेकिन मैं इसको क्या कर देता हूँ माइनस। जवाब क्या आया? 0। अब इसको हम फिर जाते हैं और इसको हम कहते हैं डिवीजन। जवाब क्या आया? 1। ये तो पता है ना 5 डिवाइड बाई 5 1 होता है। 5 डिवाइड बाई 0 क्या होता है? क्या होती है? अनडिफाइंड। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होती है? फाइव डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी होता क्यों है, मेरा सवाल ये। परफेक्ट, इसका ये जवाब। आपके पास 0 लोग, 0 चीज है, आप उसको 5 लोगों में बांट रहे हो, कैसे बांटोगे? वो है ही 0। इसका मैथ्स के पास कोई जवाब नहीं है, तो वो आपको क्या जवाब दे देता है? इनफाइनाइट। मुझे नहीं पता, क्योंकि 0 एक ऐसी वैल्यू है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो उनको ये नहीं पता कि एग्जिस्टेंस बिल्कुल ही निल है, बिल्कुल ही 0 है, या उसमें कुछ है। क्योंकि कभी कभी होता है कि आपको पता है कि कुछ नेग्लिजिबल वैल्यूज होती हैं, 0.00001 करके भी कोई है, तो हम उसको क्या कंसिडर कर लेते हैं? नेग्लिजिबल। तो हम बोलते हैं कि वी डोंट नो, हो सकता है कि वहां पे कुछ छोटी सी कोई वैल्यू है लेकिन हमें नहीं पता, तो हम उसको क्या कंसिडर कर लेते हैं? इनफाइनाइट। तो 5 डिवाइड बाई 0 हो, 2 डिवाइड बाई 0 हो, 21 डिवाइड बाई 0 हो, उसका जवाब इनफाइनाइट इसीलिए होता है कि आपके पास एक 0 आइटम है, उसको आप लोगों में बांटोगे कैसे। तो ये फ्रैक्शन का सवाल था बेसिकली। आपके फ्रैक्शंस अच्छे हैं मतलब। तो मैथ्स को थोड़ा देखा करें। प्रोग्रामिंग में मैथ्स का जैसे मैं कहता हूँ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 25। बहुत सिंपल है, बच्चों वाला काम। अब यहाँ पे एक और हरकत करते हैं, ABCD कुछ भी लिख देता हूँ। तो मुझे क्या कह रहा है? प्लीज करेक्ट ऑर्डर। आपका एक बेहतरीन किस्म का एक फंक्शन बन गया है। अब आप इस फंक्शन को देखें, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कहीं भी पूरे कोड में एडिशन करानी है, आपको प्लस वाला साइन और num1 प्लस num2 नहीं लिखना, आपने डायरेक्टली कैलकुलेटर लगाना है, उसको 2 नंबर देने और फाइनली ऑपरेटर बता देना। तो ये क्या हो गया? आपका रीयूजेबल कोड हो गया। ये सबसे सिंपलेस्ट किस्म का आपका फंक्शन था, जो कि रीयूजेबल फंक्शन था। इसके अलावा बड़े हैवी किस्म के फंक्शंस आते हैं, उसमें आपको मैं सिंपल सी एग्जांपल दे दूंगा। आपको डेटाबेस पे डेटा भेजना है। अब वो डेटाबेस पे डेटा भेजने का एक पूरा एक तरीका है, सही है। आपको 15-20 लाइनें लिखनी पड़ रही हैं डेटाबेस पे डेटा भेजने के लिए। तो अब वो 15-20 लाइनें आप हर बार थोड़ी लिखोगे, ये तो पागलपन है। आपको पता है ये 15-20 लाइनें डेटाबेस पे डेटा भेजने के लिए मुझे चाहिए, तो आप सिंपली क्या कर लें? उसका क्या बना लें? फंक्शन। और उस फंक्शन पे एक आर्ग्यूमेंट देते हैं डेटा। तो उस फंक्शन में वो जो यहाँ पे आप डेटा भेज रहे हो डेटाबेस को, वहां पे सिर्फ आप क्या लिख दो? वो वेरिएबल डेटा। तो जब भी अब आपको कोई डेटा भेजना है तो आप सिंपल क्या एक लाइन लिखोगे। जैसे आपने फंक्शन का नाम था सेंड डेटा, तो आप लिखोगे सेंड डेटा पैरेंथेसिस ओपन डेटा पैरेंथेसिस क्लोज।
खत्म, एक लाइन में खत्म। वरना आपको कितनी लाइनें लिखनी पड़ती बार बार, वही 15-20 लाइनें हर बार। तो आपका कोड इस तरीके से फंक्शंस जो हैं वो आपको रीयूजेबल कोड बना के देते हैं, जो आप एक दफा लिखते हैं और आप उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका जो सिंपल सा फंक्शन का कोड है, इसको आप अगेन थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कीजिए। कॉम्प्लेक्स इस तरीके से कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ, वही वाली बात है 0, और यहाँ पे मैं कहता हूँ डिवाइड, तो नीचे क्या दे रहा है, इन्फिनिटी। अब ये तो जावास्क्रिप्ट ने दिया है, अब आप इसको खुद हैंडल करें। अब आप इसको कहें कि इनफाइनाइट ना दो, 0 दे दो, क्योंकि आपके कोड में इन्फिनिटी जो है वो ब्रेक करेगा। क्योंकि कंडीशन आप कैसे टेस्ट करते हो, आप कंडीशन इक्वल लगा के टेस्ट करते हो। आप कहते हो यार ये वैल्यू 0 हो तो ये कर दो, सही है। तो आप इसकी कंडीशन को हैंडल करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे डिवाइड में। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे टेस्ट करते हैं। मुझे अगर इन्फिनिटी है तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 0। इन्फिनिटी यहाँ लिखा है, ये सिंपल सा आप थोड़ी सी इसमें चेंज कीजिएगा। और ये आप इफ एल्स स्टेटमेंट थोड़ी और ट्राई कीजिएगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट में आप कोई ऑब्जेक्ट बनाए, उस ऑब्जेक्ट के कोई चीजें टेस्ट करें और उस पर इफ एल्स कंडीशंस लगा दें, सही है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज है कि भाई आप इसको एक ऑब्जेक्ट पास करें, एक ऑब्जेक्ट बनाए, एक ऑब्जेक्ट पास करें और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टीज हो, जैसे एज। आप चेक करें कि क्या इस बंदे की एज 18 से 35 के बीच में, तो आप लिख दें ही इज अ यंग मैन, ठीक है। अगर आप उसको 18 से 35 के बीच में है लेकिन वो फीमेल है, तो आपको क्या प्रिंट होना चाहिए, ही इज अ यंग वुमन। इस तरह के स्टेटमेंट्स डिफरेंट आप टेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी खुद की जो एक प्रैक्टिस है वो अच्छी हो और आपको स्टेटमेंट्स पे अच्छा सा कंट्रोल है। अच्छा, जो बेसिक्स हैं उसमें मैंने बताया था, एक तो फंक्शंस हैं जो हमने सबसे पहले पढ़े, उसके बाद ये आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं जो कि अभी आपने पढ़ ली। इफ एल्स स्टेटमेंट में आपने इफ एल्स और इफ एल्स दो तरह की पढ़ी, लेकिन ये मेरे ख्याल से अब आप इस पोजीशन पे पहुंच गए कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर एक इफ कंडीशन है और इसकी इफ की बॉडी है, ये क्या है, इफ की बॉडी, तो आप इफ के अंदर एक और इफ लगा सकते हैं। ये तो आई थिंक अब बताने की जरूरत नहीं है, आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि इतनी बात तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, कि आप इफ के अंदर एक और इफ लगा सकते हैं, फिर उस इफ के अंदर एक और इफ लगा सकते हैं। आप जितना आगे जाना चाहें आप जा सकते हैं। नहीं, अब देखें, अब जरा इस कंडीशन को देखें, ये वाला इफ कब चलेगा, अच्छा सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब आते हैं इधर, हम ऊपर चलते हैं। हमने लिखा, लेकिन वो कौन सा लॉग नहीं चला, वजह क्या चेंज कर दिया मैंने, चलें इसको हम 10 कर लेते हैं, नंबर 1 पे लगा हुआ था ना, सही है। तो सिंपल सी चीज है कि ये वाला इफ कंडीशन सिर्फ तब लगेगी जब ये वाली इफ कंडीशन चलेगी। जब तक ये वाली इफ कंडीशन नहीं चलती, ये कैसे चलेगी। तो ये वाली जो इफ कंडीशन है इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जो भी किसी और, इसको नेस्टेड लूपिंग होती है, नेस्टेड फंक्शंस होते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नेस्टेड एरेज होती हैं, बस पेरेंट चाइल्ड जहाँ पे सिस्टम बन जाए उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड। अब नेस्टेड आप जितना आगे ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, जैसे कि आपने बोला इफ num1 इट इज इक्वल टू 5, हो सकता है आप यहाँ पे एक और इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि num1 शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए हर हाल में।
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है क्या? हाँ मतलब वो प्राइमरी नंबर है, वो जीरो नंबर है, ऐसा है वैसा है, ये तो आपके ऊपर है ना कि आप कौन सी कंडीशन ट्राई करते हैं। इसकी आप में सिंपल सी वही एग्जांपल है कि आप कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि डेटा आया भी या नहीं। ठीक है, पहले आपको क्या चेक करना है, डेटा आया भी या नहीं, फिर ही आगे कोई काम होगा। तो आपकी पहली इफ स्टेटमेंट क्या चेक करेगी कि डेटा आया भी है कि नहीं। इसका सिंपल एग्जांपल कुछ ऐसा होता है, ये एक्चुअली ये रियल केस बता रहा हूँ जो कि नॉर्मली होता है कि हम सबसे पहले जब सर्वर से डेटा मंगवाते हैं तो हम चेक करते हैं कि वो डेटा खाली तो नहीं है, या किसी भी एरर की वजह से वो डेटा आया ना हो सकता है। तो हम यहाँ पे एल्स कंडीशन में क्या लिख देते हैं, कि फिर पाइथन बीच में आ गया था। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नो डेटा रिसीव। ठीक है, अब आपने देखे यहाँ पे एक्सेप्शन लगा दी। सही, इसको हम कहते हैं हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग। कि आपने टेस्ट किया हुआ है, आपने हर पॉइंट पे टेस्ट लगाए हुए हैं कि अगर ये हो तो ये हो जाए, अगर ये हो तो ये हो जाए। अब यहाँ पे अगर डेटा रिसीव नहीं होगा तो समझ लें कोड तो वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन आप यूजर को बताएंगे कि भाई कोई डेटा रिसीव नहीं हुआ है, इस वजह से कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अगर डेटा रिसीव हुआ है तो वो वाली कंडीशन पड़ी हुई है जो मैंने ऊपर पर लिखी। चलिए, अगर डेटा रिसीव हुआ है उसके बाद चेक करो कि वही वाली कहानी कि पर्सन डॉट एज शुड बी इक्वल्स टू 18 एंड पर्सन डॉट एज शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 35। वही जो आगे पूरी कहानी चलेगी। ठीक है, और उसके बाद आपने ये कर लिया, फिर आपने लगा दिया इफ। आप ऐसे ऊपर भी कर सकते थे लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, पर्सन बाहर पता नहीं क्यों आ रहा है, छोड़ दो। पर्सन डॉट जेंडर इज इक्वल्स टू मेल। तो आप ये कर दो, फिर अगर जाहिर सी बात है वो फीमेल होगी, यहाँ लगाने की जरूरत है? पता नहीं भाई, रिस्क नहीं लेते, लगा लेते हैं। सही, अगर वो फीमेल है तो आप ये काम करो। अगर एल्स है तो एल्स का मतलब क्या हुआ, वो ना तो मेल है यहाँ, तो आप उसको बोल दोगे सॉरी भाई, नो सर्विस अवेलेबल। टाइम काफी है लेकिन चलो अभी हमारे पास सर्विस नहीं है, हम क्या करें। तो मेल फीमेल, और यहाँ पे देखें ये पूरा सा हेयर, इसको हम कहते हैं हेयरआर्की। एक पूरा एक हेयरआर्की बन गई है। सही है, नेस्टेड इफ कंडीशन थी। आप सबसे पहले क्या चेक कर रहे हो कि सर्वर से डेटा आया कि नहीं आया। दूसरी स्टेज में आप चेक कर रहे हो कि उसकी एज का ब्रैकेट क्या है, क्या वो 18 और 35 साल के बीच में। अगर ये भी पास हो जाता है फिर आप उसको देखते हो कि भाई वो मेल है या फीमेल है, उसका फिर आप रिलेटिव वो काम करवाते हैं। तो इस तरीके से आप कंडीशंस बनाते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स बनाते हैं, अपने यूज केस के मुताबिक आप इसको जैसे चाहे चेंज कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग का यही फायदा है कि आप ये टूल सीख जाते हैं, ये काम करना कैसे। इसके बाद आप इसको ट्विस्ट करके जैसे भी इस्तेमाल करें, आपको अपना काम निकाल। ठीक है, अब बहुत सारे लोग अलग अलग काम भी करते हैं एक ही तरह का, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है। हो सकता है कि कोई बंदा ये सारा काम एक ही लाइन में कर दे। ठीक है, जिस तरीके से हमने कंडीशन 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 बनाई है, हो सकता है कोई बंदा एक ही लाइन में सब लिख दे, कर सकता है। कोई बंदा कोई और तरीका लगाए। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खासियत ये है कि आपको बस काम करना चाहिए, कोड काम करे भले वो कैसे भी करे। अब प्रोफेशनल तरीका ये होता है कि उसमें ज्यादा अगर आपकी लाइंस कंज्यूम ना है नहीं है तो वो जितना उतना प्रोफेशनल। आप कोशिश करें कि लाइंस कम से कम रखें, उसको कंसाइज करें। इसको हम एक लेटर स्टेज पे करते हैं जिसको हम कहते हैं रीफैक्टरिंग। रीफैक्टरिंग में हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि कहीं पे कोई फंक्शन बन सकता था। मतलब आप नोट करते हो यार ये वाला जो काम है मैंने 3 जगह पे एक जैसा किया हुआ है,
तो आप उसको मिटा के क्या कर देते हो, एक फंक्शन बना लेते हो और तीनों जगह पे उसको यूज कर लेते हो। आप फिर जाके चेक करते हो यार ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट था ना ये फजूल में लगी नहीं, ये एक लाइन में हो सकता था, तो आप वहां पे उसको एक लाइन में कर लेते हो। तो इसको हम कहते हैं रीफैक्टरिंग। तो नॉर्मली पहले आपका फोकस ये होता है बस काम हो जाए, वो चीज चल जाए, हो जाए। एक दफा वो चीज चल गई तो आपको फिर टाइम मिलता है कि आप अपने कोड पे वापस आए, सबसे पहले उसकी टेस्टिंग करें। आप उस पर अलग अलग सिनारियोज दें, अलग अलग डेटा दें, एक खाली डेटा दे दें, गलत डेटा दे दें, देखेंगे आपका कोड कहीं पे ब्रेक तो नहीं हुआ। सही है, टेस्टिंग फेज यही होती है। आप उसको बार बार चेक करते हैं। इसके कुछ प्रोफेशनल वेज भी हैं, तो हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। तो टेस्टिंग के बहुत ज़्यादा एक पूरी फील्ड है, जिसमें आपका एक पूरा एक इंजीनियर होता है जिसका काम ये होता है कि वो टेस्ट बनाता है। हर लैंग्वेज के टेस्ट अलग बनते हैं, पाइथन के अलग, जावास्क्रिप्ट के अलग, लेकिन वो एक अलग बंदा होता है, आपको अभी उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जस्ट आप मैन्युअली जो आपकी होती है ना हिट एंड ट्रायल मेथड, जो दुनिया का सबसे पॉपुलर और आसान तरीन मेथड है हिट एंड ट्रायल। आपके दिमाग में आता है यार ये डेटा ऐसा आ सकता है, आपने वो डेटा भेज दिया, आपने चेक किया आपका कोड कैसे रिएक्ट कर रहा है, आपने खाली डेटा भेज दिया। कभी कभी आपको भी यकीन नहीं होगा कि आप ही ने कोड लिखा है और ये इतना अच्छा चल गया और इसने ऐसे ऐसे सिनारियोज को हैंडल कर लिया। ठीक है, तो जब आपको ये श्योरिटी हो जाती है कि हाँ कोड अब बेहतरीन चल रहा है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा, फिर आप इस स्टेज पे आते हो कि उसको पहले तो एक कॉपी बना लेते हो, अगर गिटहब पे तो उसकी नई ब्रांच बना लेते हो कि भाई इसको ना छेड़ना, ये कोड चल रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ चल रही है उसको फिलहाल तो ना छोड़ो, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, उसकी कॉपी बना। तो जब ये रिफैक्टरिंग कर रहे हो तो वो किसके अंदर करनी चाहिए, कॉपी वाले में, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ ब्रेक करो तो ये ना हो कि पुराना भी ना मिले, फिर तो आप बेटर हो गए यार मैंने थोड़ी देर पहले चलाया था, यकीन करो मैंने थोड़ी देर पहले चलाया, अब ये नहीं चल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रही क्या हो गया। तो ये बहुत होता है। तो कुछ लोग जल्दी जल्दी में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो बोले नहीं नहीं यार मैं तो उसको चला ही लूंगा, फिर बाद में तो 1 घंटे के बाद रो रहे होते हैं कि यार 1 घंटा पहले चल रहा था अभी क्यों नहीं चल रहा। नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ये एल्स के अंदर आप फिर एक इफ लगाएंगे, पहली कंडीशन हमेशा इफ, उसके बाद फिर इफ पे, फिर उसके बाद फिर एल्स है, तो आप वो कर सकते हैं। हाँ, तो आप उसको फंक्शन को आपको रिकॉल कराना पड़ेगा, फंक्शन को रिकॉल कराना पड़ेगा, दोबारा से इंक्रीमेंट होता है। अब ये आपकी थी इफ एल्स स्टेटमेंट्स। हमारे पास गालिबन कोई 10 मिनट बचे हैं, लेकिन इस 10 मिनट में हम एक और टॉपिक को, हमारा ये होता है कि हम एक दिन थोड़ा उसको टच कर लेते हैं ताकि जो बच्चे थोड़ा प्रैक्टिस करने वाले हैं उनको अगले दिन के लिए, अगले हफ्ते के लिए क्यूरियोसिटी हो जाए कि शायद ये पढ़ा जा सकता है। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अगेन सिंपल सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, लेकिन बेसिक टॉपिक है। जैसा मैंने कहा कि एक फंक्शन, इफ एल्स स्टेटमेंट, और उसके बाद फाइनली एक आता है लूप्स। आप इन 3 चीज़ों को आप मास्टर करें। आपने डेटा टाइप्स वगैरह तो पढ़ी रहे, आप डेटा टाइप्स में तो आप गलती कर ही नहीं सकते ना, वहां पे तो आप, मैं जैसा मैंने कहा अगर मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूं तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, आप उसमें तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इफ एल्स स्टेटमेंट, फंक्शंस और लूप्स, इस पर थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, क्योंकि हर इफ एल्स स्टेटमेंट दूसरी इफ एल्स स्टेटमेंट से मुख्तलिफ दिखती है, हर फंक्शन दूसरे फंक्शन से मुख्तलिफ दिखता है, उसके अलग अलग कंडीशन होती हैं, अलग अलग तरीके कार होते हैं। इसी तरीके से अब लूप है, जो पहले थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूपिंग होती है। अब हम गूगल पे जाएंगे, हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट लूप्स, तो W3 स्कूल हमारी सबसे प्यारी वेबसाइट है, हमेशा मदद करती है। तो हमारे पास बेसिकली लूप्स के 3 किस्म है। सही है, एक ऐसी किस्म में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, उसके बाद दूसरी वाले पे सेकंड नंबर पे, तीसरी वाली मुझे नहीं पता कब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो है अपनी जगह पे, वो है, लेकिन बेचारा उसको कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, वो बस है। तो पहले पे कौन सी है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो ये वाली है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम कहते हैं फॉर लूप्स। इसको लिखने का तरीका बहुत आसान है,
ये तकरीबन इफ एल्स से मिलता है। आप इसमें पहला वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, दूसरे में आप एक कंडीशन डिफाइन करते हैं, तीसरे में उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर देते हैं। अब ये डिफाइन करते हैं होता क्या है। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। आप इसे हाँ इनिशियल पॉइंट आप दे सकते हैं, उसको 0 दे दें, वरना वो वाकई उसको यहाँ पे आपको वरना फिर यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है आई इक्वल टू 0 जो कि इंक्रीमेंट पॉइंट है। या एक और हो सकता है कि आप यहाँ पे उसको बता सकते थे, फिर आपको यहाँ से बाहर हटाना पड़ेगा, लेकिन चलो यहीं पे मैंने इंक्रीमेंट पीछे जाते हैं। तो अगर हम इसको रिलोड करें तो यहाँ पे कचरे थोड़ा कचरा दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सफाई करते हैं और इन 2-3 लाइनों को कॉपी करते हैं। तो इसने क्या किया है, इसने 0 1 2 3 से लेके कहाँ तक प्रिंट किया है, 9 तक। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है ये स्टेटमेंट। अब फॉर लूप, सिंपल लूप किसको कहते हैं, लूप कहते हैं एक धागा हो जिसका कोई सिरा ना हो, मतलब उसके सिरे बांधे हुए हो, तो वो एक टोटल क्या बन जाता है, एक लूप बन जाता है। सही है, आप उस पर जितना ट्रेवल करते रहेंगे वो आप अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाएंगे। ये हो गई थोड़ी फिजिक्स। अब थोड़ा सिंपल लफ्जों में आते हैं कि भाई एक चीज जो बार बार चले उसको हम क्या कहते हैं, लूप्स। इसका मतलब है एक ही काम आपको बार बार करवाना है, तो हम उसको क्या कहेंगे, सिंपल लूप। ठीक है, अब लूप्स बनाने का 3 तरीके हैं। मैंने कहा पहला कौन सा लूप है, फॉर लूप, दूसरा लूप कहलाता है व्हाइल लूप, तीसरा लूप कहलाता है डू व्हाइल लूप। आगे वाले जो 2 हैं उसको हम अगली क्लास में यकीनन पढ़ेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लूप कौन सा है, फॉर लूप। तो आप अगर आप कोई भी किसी का कोड देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा जो लूप नजर आता है वो कौन सा नजर आता है, फॉर लूप। मुझे नॉर्मली जावा स्क्रिप्ट में, प्रोग्रामिंग में मैंने दूसरे लूप ज्यादा इस्तेमाल नहीं किए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के अंदर मैंने व्हाइल लूप इस्तेमाल किया, व्हाइल लूप और डू व्हाइल भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया। तो उनका हम फर्क देख लेंगे कि उनमें क्या फर्क है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इफ स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। आपके पास इफ की जगह सिर्फ आपने क्या लिखा है, फॉर, और यहाँ पर एक कंडीशन बनाई है। लेकिन गौर करेंगे ये 3 जो कंडीशन है ये किससे सेपरेटेड है, सेमीकोलन। किससे, नॉर्मली अभी तक आपने जो सेपरेटर देखा होगा वो कॉमा होगा। आप भी ये मिस्टेक करेंगे कि आप गलती से यहाँ पे शुरू में कॉमा लगा देंगे, क्योंकि ये नेचुरल है। क्योंकि अभी तक आपने जावा स्क्रिप्ट में जो सेपरेटर देखा है वो कौन सा सेपरेटर देखा है, यहाँ पर जो बैच 2 के बच्चे प्रैक्टिस करते थे उन्होंने सबसे ज्यादा इसमें मिस्टेक यही की होती थी कि यहाँ पे क्या लगाया हुआ होता था, कॉमा, और वो बोलते थे सर ये चल नहीं रहा। तो उसकी वजह क्या है कि आपको याद रखना है कि यहाँ पे कौन सा सेपरेटर आएगा, सेमी कॉलन। अब इस सेमी कॉलन में जो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं इसके 3 हिस्से हैं, ये पूरी 3 अलग स्टेटमेंट्स हैं, इनका आपस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये समझ लें 3 अलग लाइनें हैं लेकिन एक लाइन में लिखी हुई। अब पहली लाइन क्या बता रही है, पहली लाइन आपको कह रही है कि एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करो, कौन सा, आई, और उसमें कौन सी वैल्यू सेट करो, 0। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि ये स्टेटमेंट बताती है कि ये लूप चलेगा कब तक। सही है, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि ये जो आई की वैल्यू है वो कहाँ किससे छोटी नहीं होती, 10 तक। वो क्या करेगा कि एक लूप चलाएगा, देखेगा कि क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है, वो फिर चला देगा, अगर छोटी है तो चला देगा, अगर बड़ी है तो क्या कर देगा, वहीं पे रोक देगा। इस वक्त देखें, इस वक्त आई की वैल्यू क्या है, 0। क्या 0 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। जब ये ट्रू हुई तो वो इधर आएगा। अभी उसने, इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब बेसिकली बिल्कुल यही है, आप ये लिखें, ये बिल्कुल यही चीज है जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये सिर्फ इसका लिखने का शॉर्टकट है। ये बेसिकली क्या कह रहा है कि आई की जो पुरानी वैल्यू है उसमें क्या प्लस कर दो, 1, और आई के अंदर वो वैल्यू सेव कर लो। इसका मतलब है कि अगर पहले 0 था तो अब क्या हो जाएगा, 0 + 1
1, अगर पहले 1 था तो अब क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, तो 2 है तो फिर 2 + 1 3। हाँ, उसके बाद फिर स्टेप फंक्शन स्टेपर बनता है, वो उसको हम देख लेंगे कैसे वो स्टेपर करना है। यहाँ पे बस आप ये डिफाइन करते हैं कि वो कितना आप उसको स्टेप्स देंगे। अभी आप कितना सिंपल दे रहे हैं, +1 +1 +1। अच्छा, ये उल्टा भी हो जाता है, तो डिक्रीमेंट वेरिएबल पर आप बना सकते हैं माइनस माइनस। अब ये क्या करेगा, प्लस करने के बजाय क्या कर देगा, हर बार माइनस करेगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। अब ये होना ये चाहिए कि यहाँ पे 10 हो, यहाँ पे 0 हो, और ये जब तक 0 से बड़ा है। तो अब ये काम उल्टा होगा, पहली बारी में 10 होगा, दूसरी में 9 8 7 6 ऐसे पीछे तक चला जाएगा। तो रिवर्स ऑर्डर में आप आ गए। अभी हम सीधे मुंह ही चलते हैं, प्लस प्लस। अब ये आपकी, अभी तक मैंने याद है मैंने कल आपको चीज कही थी कि जावास्क्रिप्ट में आप एक चीज नोट करोगे, जो भी कोई फंक्शनैलिटी है, कोई स्टेटमेंट है, कोई फंक्शनैलिटी है, कोई कुछ चीज चेक करानी है, तो वो किसके अंदर होती है, राउंड ब्रैकेट के अंदर। और कोई भी चीज काम लिखना होता है कि अगर ये हो जाए तो क्या चले, वो किसमें होती है, कर्ली ब्रैकेट्स। क्या, पैरेंथेसिस। और यहाँ पे आप लिखेंगे कि अगर ये लूप चले तो क्या हो। इस वक्त सिंपल क्या हो रहा है, कॉन्सोल लॉग। तो अजान हो गई है, क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं क्योंकि आपका आई थिंक टाइम हो चुका है। ठीक है, इस पे आप ये लूप्स लूप्स, तो यहाँ पे एक मैं वो कर लूंगा आपको कि टेबल बनाना है, टेबल टेबल 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 वो मैं उसके लिख दूंगा। डिवाइड भी हो सकता है, जैसे भी आप करें।